अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम डाइजेशन इन ह्यूमन के पार्ट नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर है। और कल हमने जो डिटेल में स्टडी किया था वो हमने इस डायग्राम को डिटेल में स्टडी किया, और उसके अलावा फिर हमने कुछ रीडिंग की। और मैंने आपको ये कहा था कि ये डायग्राम जो है इनके आपने पहले पार्ट नाम याद करने हैं, फिर आपने रीडिंग की तरफ जाना है। और हमने जो रीडिंग की थी, हमने फूड सिलेक्शन, ओरल कैविटी के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हमने रीडिंग की थी। और आज जो हमने रीडिंग करनी है, जो आज हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स, एसोफेगस, स्वॉल्विंग और पेरिस्टालसिस। यहाँ से जो ना आज हमने रीडिंग करनी है, ठीक है। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लाजमी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जो एसोफेगस है इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि जब खाना हम निगलते हैं तो निगलने के बाद जब एसोफेगस में आता है तो उसके साथ क्या होता है, तो वो हम स्टडी करेंगे। मैं रीडिंग करूंगा, साथ साथ मैं आपको समझा भी दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं ड्यूरिंग स्वालो। जब हम स्वालो करते हैं, मैंने आपको बोलस की कल डेफिनेशन बताई थी। अब वो जो हमारा खाना है वो बोलस बन चुका है, और बोलस बनने के बाद फिर वो कहाँ पे जाता है वो हमने देखना है। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग स्वालो आप अपनी अपनी बुक जो है वो ओपन कर सकते हैं और पेंसिल अपने हाथ में रखें। जो भी आपको पॉइंट आउट करो वो आपने लाजमी पॉइंट आउट करना है। तो क्या है, ड्यूरिंग स्वॉल्विंग बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ द माउथ बाय टंग। कह रहे हैं कि जब हम स्वॉलो करते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो जुबान के जरिए जो बोलस होता है, जो बोलस बन जाता है यानी कि हमारा खाना, उसको हम पुश करते हैं बैक साइड पे, यानी कि फेरेंस की तरफ पुश करते हैं। When tongue pushes the bolus, जब जो जुबान है वो उसको बोलस को पुश करती है पीछे की तरफ से, कुछ काम होते हैं। कौन से काम होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं कि द soft palate also move upward and the rear, in this way opening of nasal cavity is enclosed। जी, कल मैंने आपको ये बताया था कि जब हम खाने को निगलते हैं तो जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, ये देखिए मैंने आपको कल बताया था, ये वाला सॉफ्ट पैलेट है, ये ऊपर उठता है, ठीक है। और ऊपर उठ के ये जो हमारी नेजल कैविटी होती है इसको क्लोज कर देता है, इसको बंद कर देता है, ताकि जो खाना है वो यहाँ पे नेजल कैविटी में ना जाए। और जुबान इसको खाने को ऊपर की तरफ पुश करती है, इसके साथ टच करती है। और ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और नेजल कैविटी को पार्शली क्लोज कर देता है। तो जो हमारा फूड होता है वो यहाँ पे नहीं जाता, बल्कि वो यहाँ से सीधा इसके ऊपर गिरता है। तो ये काम होता है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि व्हेन swallowed, जब हम बोलस को swallowed कर लेते हैं, निगल लेते हैं, द बोलस passes through the pharynx to enter the esophagus। तो कहते हैं वो कहाँ से गुजरता है, फेरेंस से गुजर के वो एसोफेगस की तरफ चला जाता है। Pharynx has adaptation to prevent the entry of the bolus particle to trachea। जो फेरेंस है इसके पास ऐसी अडोप्टेशन है, ऐसी चेंजेस है जो क्या करती है कि ट्रेकिया को वहां पे विंड पाइप में जाने से रोकती है, ठीक है। तो यानी कि ट्रेकिया में यानी कि विंड पाइप में जाने से खाने को यानी कि बोलस को रोक देती है। तो ये काम करती है। वो कौन सी है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग स्वालो लेरेंस टॉप ऑफ द ट्रेकिया, लेरेंस जो होता है, जो ट्रेकिया का टॉप होता है, मैंने आपको कल दिखाया था, मूव अपवर्ड, वो ये अपवर्ड मूव करता है। एंड द फोर्सेस द एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस को फोर्स करता है कि जो कि एपिग्लोटिस क्या है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी का बना हुआ पर्दा, इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। दस द ग्लोटिस, और इसका जो ग्लोटिस होता है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज क्लोज, वो क्लोज हो जाता है। और जब वो क्लोज होता है, द बिगनिंग ऑफ द स्वॉलिंग एक्शन इज वॉलंटरी बट द वंस इट रीचेस द बैक ऑफ द माउथ। कहते हैं ये जो हमने सारा काम किया ये हमारी मर्जी से हुआ है। एक दफा हमने बोलस को पीछे स्वॉलो कर लिया, वो पीछे चला गया, तो उसके बाद फिर ये इनवॉलंटरी होगा, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि फिर स्वॉलो जो है वो क्या हो जाएगी, निकलना जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैं आपको जो रीडिंग की है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे है। ये देखें, पहला काम तो ये होता है कि नेजल कैविटी ओपन हो जाती है, फिर उसके बाद ये फेरेंक्स में जाता है, फेरेंक्स के जरिए फिर एसोफेगस में जाता है। लेकिन इस फेरेंक्स के पास कुछ अडॉप्टेशन चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जो खाना है वो इस हवा की नाली में नहीं जाता। कैसे, जैसे यहाँ पे आता है तो ये हमारे पास एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के ऊपर जो बोलस है वो गिरता है, और सेम उसी वक्त क्या होता है कि एपिग्लोटिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाता है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसमें आ जाता है। उसके साथ ही जो हमारा लेरेंक्स होता है, ये वाला, ये जो लेरेंक्स होता है ये ऊपर उठता है, ये ऊपर उठता है, एपिग्लोटिस नीचे आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता है,
ठीक है, ये ब्लॉक होने की वजह से जो फूड है वो इसके ऊपर गिरने के साथ ही फिसल जाएगा, और फिसलने के साथ कहाँ पे आ जाएगा, एसोफेगस में आ जाएगा। यहाँ से फिसलेगा, फिसलने के साथ एसोफेगस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फूड है वो आ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हमारा बोलस आ जाता है, फूड आ जाता है, तो एक दफा ये जो हमने जितना भी काम किया ये हमने अपनी मर्जी से किया, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर नीचे जाने का जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेटिक होगा, और ऑटोमेटिक होगा और इनवॉलंटरी होगा, उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होगी। अब वो खाना कैसे नीचे जाता है वो हमने स्टडी करना है कि वो खाना कैसे नीचे जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि निकलने का एक्शन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। लेरेंस ऊपर उठता है, एपिग्लोटिस नीचे जाता है, और ये जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से फूड यहाँ से एसोफेगस में आ जाता है। तो ये वो बताना चाहता है। यहाँ पे बच्चों एक एमसीक्यूज दिया गया है इस बॉक्स में, वो कह रहा है इन अडल्ट ह्यूमन, जो इंसान अडल्ट होता है, एक नॉर्मल इंसान होता है, उसमें एसोफेगस की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, यानी कि हमारी जो एसोफेगस है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोमक तक जो इसकी जो लेंथ बनती है वो 25 सेंटीमीटर बनती है। अडल्ट में जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं ना, बड़े होते हैं, उनमें ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नीचे जो दिया गया है वो हमारे पास है पेरिस्टाल्सिस। ये देखें, ये सारा निकलने का अमल दिखाया गया है कि बोलस यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है वहां पे फूड पाइप में। और दूसरा ये है कि ये देखिए जो एपिग्लोटिस है ये किस तरह इसको क्लोज करता है, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, और मैंने भी आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो खाना नीचे जाता है वो कैसे जाता है वो हमने देखना है। कहते हैं आफ्टर बीइंग स्वॉलोड फूड एंटर द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। जब हम निगलते हैं तो फूड एक ट्यूब में एंटर हो जाता है, और उस ट्यूब का नाम है एसोफेगस, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। विच कनेक्ट द फेरेंक्स टू स्टोमक, जो कहाँ से कनेक्ट होती है, जो यहाँ से फेरेंक्स से लेके तो सीधा डायरेक्ट जो स्टोमक है वहां तक इनका कनेक्शन जो है वो होता है। और ये ट्यूब है एसोफेगस की, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर बताई गई। आई कैन नाइदर फेरेंक्स नॉर एसोफेगस कंट्रीब्यूट द डाइजेशन, ना ही ये फेरेंक्स जो है वो डाइजेशन करता है, और ना ही जो ये जो ट्यूब है एसोफेगस ये डाइजेशन करती है। डाइजेशन में ये दोनों हेल्प नहीं करते। द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द सलाइवा कंटिन्यू, तो बल्कि क्या होता है कि सलाइवा जो है वो कंटिन्यू होता है, और आगे का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। जब खाना जो है वो वहां पे एसोफेगस में आ जाता है तो फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूव फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द रेक्टम। पेरिस्टाल्सिस के जरिए जो फूड है वो ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक इसी तरीके से मूव करता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस की पहले डेफिनेशन लगाई कर ले, फिर मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। कहना है कि पेरिस्टाल्सिस डिफाइंड एज द वेव्स ऑफ द कंसंट्रेशन एंड द रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर ले। कहते हैं ये एक वेव होती है जिसमें हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं और रिलैक्सेशन भी करते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एलिमेंट्री कैनाल में से जो फूड है वो गुजरता है। इस चीज को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस का अमल दिखाया गया। ये वही एसोफेगस है जो आपने देखी थी, और इस एसोफेगस में देखे जब फूड यानी कि बोलस यहाँ पे आ जाता है तो ऊपर से जो हमारा मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, एसोफेगस होती है वो क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, इस जगह पे जो मसल्स है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन पे है, और यहाँ पे जो मसल्स है वो क्या है, रिलैक्सेशन। यानी कि यहाँ पे मसल्स फैले हुए हैं, यहाँ पे मसल्स सुखरे हुए हैं। सूखने की वजह से ऊपर का रास्ता बंद हो जाता है और जो बोलस है वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो ऊपर फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर ऊपर का रास्ता क्लोज हो जाएगा, नीचे का रास्ता खुल जाएगा, और जो बोलस है नीचे जाएगा। जब नीचे आएगा फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऊपर का रास्ता क्लोज हो जाएगा और नीचे जो है वो चलता जाएगा। इस तरीके से जो फूड है वो यहाँ से ऊपर से नीचे स्टोमक की तरफ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चलता रहता है। इस अमल को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मसल्स रिलैक्सेशन। यहाँ पे जो मसल्स है वो रिलैक्स है, फैले हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता ओपन हो गया। और यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे जो मसल्स है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि सिकुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ता जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और आगे ये डायरेक्शन दिखाई गई, एरो शो कर रहा है कि फूड की डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड पे है। अच्छा बच्चों, ये पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट इस तरीके से होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप सर के बल भी खड़े हो जाएंगे ना, सर के बल खड़े हो जाएंगे, तब भी ये ग्रेविटी का असर नहीं होगा,
बल्कि ये क्या करेगी कि उस वक्त भी पेरिस्टालसिस इसी तरीके से होगी और ये जो फूड है ये स्टोमक में जाएगा, ना कि माउथ के जरिए बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हमें वॉमिटिंग आती है, हमें उल्टी आती है, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त फिर ये फोर्स क्यों खाने को बाहर निकालती है पेरिस्टालसिस? तो उस वक्त उल्टा काम होता है, उसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। तो वो यहाँ पे ये लिख रहा है, ये एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इसका आंसर भी उन्होंने लिखा हुआ है वॉमिटिंग। तो क्या है, इफ ड्यू टू एनी रीजन, अगर किसी रीजन की वजह से द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालसिस रिवर्सेस, अगर पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई, जैसे दिल का खराब होना, खाना खराब था तो वो आपको सिखाया नहीं है तो वो दोबारा बाहर आ गया, या फिर कोई और रीजन हो सकती है, तो उस रीजन की वजह से फिर वॉमिटिंग आती है। अब वॉमिटिंग जब आती है आप उसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो चुकी है और वो फिर माउथ के जरिए बाहर ही आएगी, आप जितना मर्जी कंट्रोल कर ले फिर वो नहीं रुकेगी। इसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ये रिवर्स होती है, पेरिस्टालसिस का रिवर्स होता है, उस वक्त हमें वॉमिटिंग आती है। तो ना वो आप वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही यानी कि एंटी पेरिस्टालसिस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही आप पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर सकते। ये खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो नीचे की तरफ ही होता है और स्टोमक की तरफ चलता है। तो ये आपको बताना चाहा था। तो यही जो है वो दिखाया गया है। ये देखें, ये जो हमारे पास इसकी जो ये देखें, ये जो हमारे पास एसोफेगस है, एसोफेगस में यही मूवमेंट होती है, और इसी मूवमेंट की वजह से जो बोलस है वो नीचे की तरफ आता है, और जैसे ही नीचे यहाँ पे आता है बोलस इसको टच करता है, नॉक करता है, तो ये जो हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद बोलस यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे स्टोमक में इसके साथ क्या क्या होता है वो हमें रीड आउट करना है कि स्टोमक में इसके साथ क्या क्या होता है। तो जी अब हम स्टोमक की बात करते हैं, जो कि आपकी बुक में ये स्टोमक भी दिया गया है, इसकी हम बात करेंगे। और इसके मैं पोर्शन तो आपको बता चुका हूँ। एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम कार्डियक पोर्शन कहते हैं, और एक नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। इस मसल्स के पास जो इस स्टोमक के पास जो मसल्स होते हैं उनको हम मसल्स, स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये मसल्स दिखाए गए हैं, और ये अंदर से स्टोमक दिखाया गया है, और ये एक स्फिंक्टर है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा गया है, और ये भी एक स्फिंक्टर है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा गया है। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो यहाँ पे होता है, जैसे ही यहाँ पे इसको टच करता है ये ओपन ओपन होने के बाद फूड यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे इसके साथ क्या क्या होता है वो हमने देखना है, तो मैं यहाँ से स्टोमक से रीडिंग कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं, स्टोमक इज द डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का फूला हुआ हिस्सा है। डायलेटेड का मतलब फूला हुआ हिस्सा। ये फूला हुआ हिस्सा होता है। इट इज जे शेप्ड लोकेटेड इन द लेफ्ट एब्डोमेन। कहते हैं ये जे शेप का होता है, जैसे जे होता है ना छोटी एबीसी का, वैसा ये जे है। और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन बता रहा है, ये एब्डोमेन जो हमारा पेट है, इस पेट के लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। एब्डोमेन होता है पेट, जस्ट बीनीथ डायग्राम डायफ्राम। ये बिल्कुल डायफ्राम के नीचे है। जैसे ये देखिए, ये हमारी जो सीना है और जो पेट है, सीने और पेट को अलग करने के लिए यहाँ पे एक पर्दा होता है। उस पर्दे को हम नाम देते हैं डायाफ्राम। तो कहते हैं उस पर्दे के बिल्कुल नीचे जो है ना ये मौजूद होता है। स्टोमक हैज टू मेन पोर्शन। इसके दो मेन पोर्शन है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 कार्डियक पोर्शन है, और नंबर 2 पाइलोरिक पोर्शन है। कहते हैं कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टोमक प्रेजेंट द इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस। कहते हैं ये फौरन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही एसोफेगस के बाद। ये देखिए, यहाँ से एसोफेगस के बाद फौरन ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कार्डियक पोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि पाइलोरिक पोर्शन इज लोकेटेड बीनीथ द कार्डियक पोर्शन। बीनीथ यानी कि नीचे। जो पाइलोरिक पोर्शन है वो कार्डियक पोर्शन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये मौजूद है। तो ये हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन है। स्टोमक हैज टू स्फिंक्टर। इसके पास दो स्फिंक्टर यानी कि दरवाजे होते हैं जो ओपन करते हैं। कहते हैं ओपनिंग विच इज गार्ड बाय मसल्स। ये ओपनिंग होती है जिसको गार्ड करते हैं, महफूज करते हैं, मसल्स महफूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्डियक स्फिंक्टर की बात करें तो वो क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर इज बिटवीन स्टोमक एंड एसोफेगस। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है, एसोफेगस और स्टोमक के दरमियान में। ये स्टोमक है, ये एसोफेगस है, और ये देखिए ये स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर। अगर मैं आपको अपनी वाली डायग्राम दिखाऊं तो वहां पे भी यही है कि देखिए ये स्फिंक्टर है, ये एसोफेगस है, ये स्टोमक है, और ये देखिए ये दरमियान में क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर है, और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर इज बिटवीन एसोफेगस। आगे जो कह रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये देखिए ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके दरमियान में है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम पार्ट जो है इसके दरमियान में है, और स्टोमक के दरमियान में ये मौजूद है, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। इनके आपने नाम याद करने हैं बच्चों। जब तक आप नाम नहीं ना याद करेंगे तब तक आपको फिर प्रॉब्लम होगी।
आ कह रहा है कि बोलस एंटर द स्टोमक, जब बोलस इस स्टोमक में एंटर हो जाता है फ्रॉम एसोफेगस टू कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए, अब उसके साथ क्या आता है वो हमने देख रहे हैं। अब फर्स्ट किया कि यहाँ पे बोलस आ गया, स्टोमक में आ गया, तो क्या होगा, जैसे ही स्टोमक में फूड आएगा, बोलस आएगा, तो कहते हैं व्हेन फूड एंटर द स्टोमक गैस्ट्रिक जूस आर फाउंड इन द स्टोमक वॉल ऑफ स्टिमुलेटेड द सिक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस। कहते हो क्या होगा, इसकी जो दीवारें होती है ना, ये स्टोमक की जो दीवारें होती है, ये एक जूस रिलीज करता है और उस जूस को हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस, वो गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, जैसे हम माउथ में खाना एंटर करते हैं तो माउथ में वो स्लाइवा जो है वो मिक्सअप होता है ना खाने के साथ, वैसे ही जब यहाँ पे खाना आएगा तो गैस्ट्रिक जूस इसके खाने को मिक्सअप करेगा। कहते हैं गैस्ट्रिक जूस किन चीजों का बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन बता रहा है, वो जरा आपने अंडरलाइन कर लेनी है। गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज चीफली म्यूकस, ये म्यूकस का बना हुआ है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिनोजिन एंजाइम होता है। ये तीन चीजें होती है। नंबर वन म्यूकस, इसको नंबर वन कर ले, नंबर वन म्यूकस होता है, नंबर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये नंबर टू हो गया, और नंबर थ्री डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl का नाम से जाना जाता है इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन इनटू इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन। अच्छा, अब ये जो पेप्सिनोजिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही खाना यहाँ पे आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिनोजिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है जबकि पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, तो पेप्सिनोजिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो उसके अलावा ये नंबर वन इसके फंक्शन है, फंक्शन ऑफ HCl। HCl का पहला फंक्शन ये है कि इनएक्टिव फॉर्म में जो पेप्सिनोजिन होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन ये है, HCl आल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड, जो हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जरासीम होंगे, ये उनको किल करता है, ये दूसरा फंक्शन है इसका। नंबर थ्री पेप्सिन, अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन पार्शियल डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये लेकिन मुकम्मल नहीं, आधा, पार्शियली। फूड ऑफ मटन and the polypeptide and the shorter peptide chains, कहते हैं उसको डाइजेस्ट कर देगा, और जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो प्रोटीन की जो छोटी छोटी शक्लें होती हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड चेन्स होते हैं, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शंस पढ़े, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होती है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो ये क्या करता है कि ये उसको डाइजेस्ट करने के साथ पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है वो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन और म्यूकस होता है। तो ये तीन चीजें होती हैं, तीनों अपना अपना काम परफॉर्म कर रही होती है जिसकी वजह से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों काम हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर अगर हम चलें तो हमारे पास जो है ना वो नीचे आ जाता है, इसकी थोड़ी सी और रीडिंग आ जाती है, तो वो हमने देखनी है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज्ड हियर, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि पेप्सिन इज द पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो पेप्सिन है वो एक पावरफुल एंजाइम है। तो वो जो क्या करता है, व्हाई डज नॉट इट, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो तो हमारे जो स्टोमक होता है उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है, व्हाई डज नॉट इट डाइजेस्ट द स्टोमक वॉल्स विच आर मोस्टली प्रोटीन, ये स्टोमक वॉल को, दीवार को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता जो कि खुद प्रोटीन की बनी हुई है। हालांकि पेप्सिन जो है वो क्या करता है, वो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, जबकि जो मैदे की जो दीवार है वो खुद प्रोटीन होती है, तो उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर जरा आपने कोर्स से सुना, ये क्वेश्चन आपने पॉइंट आउट कर लिया, तो इसका आंसर जो है वो भी आपको मैं बताता हूँ। आगे इसका आंसर बता रहा है, वो कह रहा है वी सा दैट पेप्सिन इज नॉट रिलीजिंग द इन एक्टिव फॉर्म, कह रहा है पेप्सिन जो है ना वो अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, रेदर इट इज सीक्रेटेड द इनएक्टिव पेप्सिनोजिन which is require HCl for activation, कहते हैं ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजिन, और इसको एक्टिव करने के लिए HCl की जरूरत होती है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। The mucus of gastric juice form thick coating over the inner wall of the stomach। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज निकल रही होती है जो कि म्यूकस होता है, वो म्यूकस क्या करता है कि वो पूरी की पूरी जो स्टोमक की जो दीवार होती है, पूरी की पूरी जो स्टोमक की जो वाल होती है, दीवार होती है, उसको कवर कर लेता है यहाँ पे, यानी कि सारा का सारा इसको कवर कर देगा।
म्यूकस इसको चारों तरफ से कवर कर देगा। अब ये जो म्यूकस है ना, ये बेस का काम करेगा, ठीक है। और जब यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, एक्टिव फॉर्म से इसको एक्टिव फॉर्म में किया जाएगा, तो वो फिर ये होगा कि वो जो खाने के अंदर होगा प्रोटीन, उसको तो डाइजेस्ट कर पाएगा, लेकिन जो हमारी वॉल है, दीवार है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस है ना, वो म्यूकस इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और वो क्या करता है कि जैसे ही इसकी दीवार को टच करता है तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। किसको न्यूट्रलाइज करता है? उसको क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी कि पेप्सिन को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से वो पेप्सिन जो है वो इसके ऊपर डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि जो हमारे खाने में प्रोटीन होगी बस उसी को डाइजेस्ट करेगा। तो ये इसका आंसर है। तो वो लिखा हुआ है थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड न्यूट्रलाइजेस द HCl देयर, और कहते हैं HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि HCl को एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की जरूरत होती है, और वो बेस यही काम करता है। इट मेक पेप्सिनोजेन डिफिकल्ट टू एक्टिवेट एंड अटैक टू द स्टोमक वॉल, और कहते हैं ये बहुत मुश्किल होता है पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना और स्टोमक वॉल के ऊपर अटैक करना। तो इसलिए जो हमारी स्टोमक वॉल होती है, दीवार होती है, ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता। तो बच्चों, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, पेप्सिन जो है, एक्टिव फॉर्म में जब रिलीज होता है तो हमारी स्टोमक की दीवारों को क्यों नहीं ये करता डाइजेस्ट, तो ये इसका आंसर आपको मिल चुका है, और आपने ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, तो ये आपने आंसर लिख लेना है, ठीक है। अब जबकि ये सारा काम हो जाता है और जो फूड है वो स्टोमक में आता है, स्टोमक में आने के बाद उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो उसके बाद फिर वही जो बोलस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो काइम में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक और काम होगा, वो काम ये है कि इन स्टोमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू द प्रोसेस चर्निंग, फूड को मजीद तोड़ा जाएगा एक तरीकाकार के जरिए, और उस तरीकाकार को हम नाम देते हैं चर्निंग। चर्निंग क्या होती है? चर्निंग ये होती है कि द वॉल ऑफ द स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दिस मूवमेंट हेल्प द थ्रू मिक्सिंग द गैस्ट्रिक जूस एंड फूड, द चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस द हीट, हेल्प द लिपिड कॉन्टैक्ट इन। जी, वो कहता है कि इसकी जो हमारा जो स्टोमक होता है, इसकी जो दीवार होती है ना, इसमें मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के। जब इसमें मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये फूड को सही से मिक्स करते हैं। जब ये सही से मिक्सअप करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं चर्निंग का प्रोसेस, ठीक है, इसको हम चर्निंग कहते हैं। और दूसरा काम ये होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो ये जो दीवार होती है ये हीट प्रोड्यूस करती है, और ये जो हीट होती है ये क्या करती है कि जो लिपिड होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है, जिसको आपने 8 चैप्टर में इमल्सिफिकेशन का नाम भी दिया था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन करना ऑफ लिपिड्स, इमल्सिफिकेशन ये होती है। तो ये सारा का सारा बता रहा है कि फूड को मेल्ट किया जाता है हीट के जरिए, और लिपिड जो होते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। अब जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर यहाँ पे बिल्कुल एक शोरबे की तरह का हमारा जो फूड है वो बन जाता है, उस शोरबे को हम नाम देते हैं काइम। तो इस काइम की डेफिनेशन आने वाली है, वो जरा आप अंडरलाइन कर ले। कैन द स्टार्च इन ओवर बाइट ऑफ ब्रेड एंड प्रोटीन इन मटन, हमारे ब्रेड में जो स्टार्च होती है, हमारे गोश्त में जो मटन होता है, हैव बीन पार्शली डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट किया जाता है, एंड फूड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सूप लाइक मिक्सर, और वो जो फूड होता है या जो बोलस होता है उसको एक सूप की तरह, यानी कि एक शोरबे की तरह का वो कन्वर्ट हो जाता है, मिक्सर हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं काइम, उसको हम काइम कहते हैं, ये है काइम। आफ्टर इट, इसके बाद द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर द ड्यूडेनम, उसके बाद फिर क्या होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो मैंने आपको दिखाया था, पाइलोरिक स्फिंक्टर उस काइम को, अब जब काइम बन जाएगा, यहाँ से मिक्स होता 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 जब यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे ये जो काइम बन गया CH, अब ये जो CH काइम बन गया, जब इसको टच करेगा ये ओपन, और जब ये ओपन होगा तो जो फूड है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम में आ जाएगा और स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया हमारा जो है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो उसके साथ क्या होता है वो हमने देखना है कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन हम कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। मैं आपको ये येलो जो बॉक्स है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो बच्चों, ये गैस्ट्रिक जूस के बारे में थोड़ा सा बताया गया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि सम क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्टमक, आपके जब आप खाना नहीं भी खा रहे होते तब भी जो कुछ मिकदार में गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में रहता है। व्हेन बाइट इज ओरल कैविटी, जब ओरल कैविटी से बाइट करते हैं यानी कि कोई खाना लेते हैं, ब्रेन सेंड मैसेज टू द स्टोमक वाल, जो ब्रेन है वो मैसेज भेजता है स्टोमक वाल पे, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। व्हेन फूड रीचेस द स्टोमक, और जैसे ही फूड स्टोमक में पहुंचता है,
मोर गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड अकॉर्डिंग टू नीड। तो कहते हैं कि जितना जैसा खाना होगा उस खाने के मुताबिक उतना ही ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। इफ देयर इज अ लिटिल और नो प्रोटीन इन फूड, अगर हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है या कम मिकदार में है, स्टोमक डज नॉट सिक्रेट द मोर गैस्ट्रिक जूस, तो स्टोमक उतनी ही मिकदार में, उतनी ही कम मिकदार में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, इफ मोर प्रोटीन प्रेजेंट द फूड, अगर हमारे खाने में फूड ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, तो कहते हैं अबंडेंट गैस्ट्रिक जूस रिलीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा खाने का जूस जो है वो रिलीज होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे खाने में प्रोटीन ज्यादा है तो हमारा स्टोमक ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, और अगर हमारे खाने में प्रोटीन कम है तो हमारा जो स्टोमक है वो कम से कम गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। ये डिपेंड करता है हमारे खाने के ऊपर कि हमारे खाने में प्रोटीन कितनी है। इन दिस केस ऑलरेडी प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस बिगिन द डाइजेशन ऑफ ह्यूज प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। इसके मतलब ये है कि जो ऑलरेडी हमारे मैदे में पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो क्या करता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये प्रोटीन इनटू पेप्टाइड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन जब टूटेगी तो वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। These peptides stimulate some cells of stomach wall to release hormones called gastrin। और कहते हैं कि यही जो पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स जब बनते हैं ये स्टोमक की जो दीवार होती है इसको स्टिमुलेट करते हैं। जब उसको स्टिमुलेट करेंगे तो एक हार्मोन रिलीज होगा और उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। क्या हार्मोन का नाम है? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन होगा। गैस्ट्रिन क्या करते हैं, आगे इसका फंक्शन दिया गया, वो कह रहे हैं कि द हार्मोन एंटर द ब्लड, ये हार्मोन ब्लड में एंटर होगा, डिस्ट्रीब्यूट द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, और पूरी बॉडी में के जो पार्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जैसे ये ब्लड में जाएगा ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन स्टोमक इट हैज स्पेसिफिक इफेक्ट, जो हमारा मैदा होता है वहां पे इसका खास इफेक्ट यानी कि असर होता है। स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, यानी कि इसका काम ये है कि ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना वो इसके हाथ में है, गैस्ट्रिन के हाथ में है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये हमारे ब्लड में एंटर होता है, और जैसे ही ब्लड में एंटर होता है तो ये हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल है हमारे मैदे में, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कितनी मिकदार में होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये आपने बॉक्स जो है ना वो लाजमी याद करना है। इसके बाद फिर हमारे पास ये जो हमारे एक और बॉक्स आ जाता है, इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। वो कह रहा है बाइल आल्सो कंटेन, बाइल जो है ना ये हमारा जो वो है ना क्या कहते हैं, लिवर में प्रोड्यूस होने वाला एक जूस है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। तो कहते हैं वो जो बाइल है आल्सो कंटेन पिगमेंट, उसके पास एक पिगमेंट होता है दैट आर बाय द प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन लिवर, जो क्या करता है कि जो लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल्स को मारता है, ब्रेक डाउन करता है। These bile pigment are eliminated from the body in feces, और कहते हैं जब उसको कवर करता है, उसको मार देता है, सेल्स को मार देता है, तो वो जो मुर्दा सेल्स होते हैं उनको फीसिस यानी कि खाने के जरिए एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर देता है। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ये स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा तीसरा पार्ट कल स्टार्ट होगा। इसी टॉपिक का हम तीसरा पार्ट कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और आज में हम अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बच्चों मैंने आपको सारा रीडिंग करके समझा दिया है, आप इसको जरा गौर से देखिएगा, और गौर से देखने के बाद, सुनने के बाद अगर आपको कहीं से कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।